हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इसमें 10th क्लास इकोनॉमिक यानी आर्थिक विकास की समझ में चैप्टर 1 विकास पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है ये समझने वाला चैप्टर है। इसमें रट्टा का कोई काम नहीं है। आप इसको रट्टा लगा के नहीं समझ सकते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन अगर आपको हल करने हैं तो उसके लिए आपको इस चैप्टर की समझ बनानी पड़ेगी। शायद इसी वजह से इस बुक का नाम है आर्थिक विकास की समझ। इस चैप्टर में विकास वर्ड दिया है डेवलपमेंट। किसके विकास की बात की जा रही है? आपके विकास की, मेरे विकास की? क्या हम दोनों के विकास की बात की जा रही है? चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। देखिए, ये जो चैप्टर है ये बहुत अच्छा चैप्टर है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बताती हूँ किसके विकास की बात की जा रही है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति हैं या व्यक्तियों की श्रेणी है जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए उसका विकास क्या हो सकता है कि उसकी मजदूरी अच्छी हो, उसके बच्चे पास के स्कूल में जाएं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, वो गांव में एक अच्छा सम्मानित व्यक्ति हो। पंजाब का एक संपन्न किसान, समृद्ध किसान, उसके क्या विकास के लक्ष्य हो सकते हैं कि उसकी उपज अच्छी हो, उसको पैसा अच्छा मिले, उसकी पारिवारिक आय अच्छी हो और उसके बच्चे विदेश में बच सकें या पढ़ने जा सकें। एक किसान जो खेती के लिए वर्षा पर निर्भर है, उसके लिए विकास की समझ क्या हो सकती है? उसके लिए इसके विकास के लक्ष्य हो सकते हैं कि पानी, वर्षा बेहतर हो और उसकी उपज अच्छी हो और उसका जो भी अनाज वो उगा रहा है उसको बाजार में अच्छा मूल्य मिले। एक शहरी बेरोजगार युवक के लिए विकास के लक्ष्य ये हो सकते हैं कि वो शहर में अच्छी नौकरी प्राप्त करे और अपने परिवार का गुजारा कर सके। एक लड़की जो अमीर परिवार की है, उसके लिए लक्ष्य क्या हो सकते हैं? शायद वो चाहती हो कि अपने भाई जैसी आज़ादी मिले और वो अपने फैसले खुद कर सकती हो, अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जा सकती हो। ये उसके विकास के लक्ष्य हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम सबके विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। आपके अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि एक का विकास क्या दूसरे के विकास के लिए सही होता है या एक का विकास दूसरे के विकास में हानिकारक हो सकता है, उसके लिए विनाशकारी हो सकता है। चलिए इसकी समझ बनाते हैं। आय और अन्य लक्ष्य। ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ेंगे। देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो ज़्यादा आय की चाह रखता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि उसको लोगों के बीच में उसको सम्मान मिले, समानता मिले, स्वतंत्रता मिले, एक सुरक्षा की भावना मिले। जहाँ वो काम कर रहा है उसे एक फ्रेंडली नेचर मिले, जहाँ वो रहता है वहाँ उसका परिवार रह सके और एक अच्छे जीवन जी सके। लेकिन उसको आय तो बहुत मिल रही है, लेकिन उसके परिवार की सुरक्षा, उसकी सुरक्षा नहीं है। जहाँ वो रह रहा है या जहाँ वो काम कर रहा है, मान लीजिए किसी बिल्डिंग में काम कर रहा है और वो बिल्डिंग खस्ता हाल में है, तो क्या वो वहाँ काम करना चाहेगा? चाहे कितनी भी सैलरी मिले, वो चाहेगा कि मैं यहाँ काम ना करूँ। जब तक उसको मानसिक संतुलन नहीं होगा, उसकी शारीरिक रूप से उसकी एक उसको ये नहीं मिलेगा कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, तो वो वहाँ काम करना नहीं चाहेगा। भले ही वो थोड़ी कम सैलरी में एक मानसिक संतुलन के साथ एक कि हाँ मेरे को काम जो मिल रहा है वो अच्छा काम है और मैं कम पैसे में भी सही काम कर रहा हूँ और मेरा परिवार का भी भरण पोषण हो जा रहा है, तो शायद वो वहाँ पे अच्छे से काम कर सकता है। क्योंकि हर चीज़ को हम आय से नहीं तौल सकते। जैसे कि मान लीजिए आपके मित्र हैं, आपके और आपके मित्र के बीच में एक अलग बॉन्डिंग होती है। क्या आप अपनी सैलरी से अपने मित्र की वो बॉन्डिंग को तोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आपकी माता का जो प्रेम है, क्या आप उसको डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज़ का कोई मापदंड नहीं होता। हाँ, आय का मापदंड हो सकता है कि प्रति व्यक्ति इतना कमाता है या कोई व्यक्ति इतना कमाता है, लेकिन मित्रता है, माँ का प्रेम है, इनका कोई मापा नहीं जा सकता। बहुत सी चीज़ें इसी वजह से उनका महत्व खो जाता है, वो उपेक्षा हो जाती है उनकी। तो हम ये देखेंगे कि मान लीजिए जैसे आप ये पिक्चर एक देखेंगे, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि नर्मदा नदी की जो घाटी है उसके आसपास जब सरदार सरोवर बांध बन रहा था, उस नदी पे बांध बन रहा था, तो वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ पे लोग ये रहते हैं, उसके नदी के आसपास ये लोग रहते हैं, तो उस बांध बनने की वजह से इनको घर उजड़ रहा था। इन लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा था, कहीं और भेजा जा रहा था, या ये भी हो सकता है कि इनके घर छीने जा रहे थे। तो इस वजह से इन लोगों ने इसके लिए आंदोलन किया और बहुत से लोग इनके समर्थन में भी आए। जैसा कि मैंने अभी आपको नर्मदा घाटी का उदाहरण दिया, वैसे ही हो सकता है, मान लीजिए कोई उद्योगपति है, बिजली का काम करता है और बिजली प्रोडक्ट करना चाहता है। वो चाहेगा कि नदी पे खूब बांध बने जिससे उसका विकास हो और खूब सारी बिजली का प्रोडक्शन हो। बिजली का प्रोडक्शन होना गलत बात नहीं है, सही है, देश का विकास होगा, बिजली आएगी, घर घर में बिजली पहुंचेगी। लेकिन उस बांध बनने की वजह से कितने लोगों को अपना घर छोड़ के विस्थापित होना पड़ेगा, इसके बारे में कौन सोचेगा। एक का विकास दूसरे के लिए यहाँ पर विनाशकारी हो रहा है, तो क्या कोई देश ऐसे विकास कर सकता है जब दूसरे का विनाश हो रहा हो? तो वो कंट्री तो विकास नहीं कर सकती। तो इसीलिए कहा गया है कि जो विकास किसी देश के लिए है, ये विभिन्न लोगों की धारणाएं अलग भी हो सकती हैं और परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं, क्योंकि उस नर्मदा घाटी के आसपास जो लोग रह रहे थे उनके समर्थन में बहुत सारे लोग आए हैं कि इनको यहाँ से विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके घर उजड़ रहे हैं, उनका रहन सहन तहस नहस हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पहलू की। ये देखिए कितनी महान बिल्डिंग है, वाह कितनी शान और शौकत है, कितनी अच्छी लग रही है। चलिए इसका दूसरा पहलू मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नीचे आपको क्या दिख रहा है? झोपड़पट्टी। क्या ये विकास है देश का? नहीं, ये विकास हो सकता है, लेकिन ये विकास इसके समानांतर नहीं है। बिल्डिंग तो बन रही है, लेकिन आप इसका दूसरा पहलू देखिए कि समाज में ये लोग भी हैं और इस बिल्डिंग को बनने में कितना जहरीला अवशेष निकला होगा, कूड़ा निकला होगा, जो इन घरों के आसपास आया होगा, समुद्र में डाला गया होगा, नदियों में डाला गया होगा। उस जहरीले पदार्थ से कितने लोग बीमार पड़े होंगे, कितनों की मौत हुई होगी, कितने उस चीज़ से प्रभावित हुए होंगे, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोचता। सबको एक दिख रहा है कि हाँ ये बिल्डिंग बन रही है या ये भवन बन रहा है, तो बहुत महान काम हो रहा है और हमारा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन हम दूसरे पहलू के बारे में नहीं सोचते और उसको दरकिनार कर देते हैं, और यही होता है हास्यकरण। अब हम यहाँ बात करते हैं विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना। तो हम कैसे तुलना करते हैं कि कोई देश बहुत अमीर है और कोई देश बहुत गरीब, या कोई देश मध्य में है। या चलिए अपनी क्लास से शुरू करते हैं। आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हाइट अच्छी होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, कुछ ऐसे अच्छे होंगे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या जो पढ़ाई में अच्छे हैं वो सबके साथ फ्रेंडली हैं? नहीं, शायद नहीं। या जो फ्रेंडली है वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। एक लड़की ड्राइंग बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन वो स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं है, और जो लड़की स्पोर्ट्स में अच्छी है उसकी हाइट बहुत अच्छी है, लेकिन वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है। तो ऐसे अलग अलग आप बच्चे अपनी क्लास में देखते हैं, तो हम क्या पैमाना नापें कि कोई बच्चा सबसे अच्छा है? हाँ, हम ये देख सकते हैं कि कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, लेकिन हम ये कैसे नापें कि कोई बच्चा सब में अच्छा है? ऐसा तो नहीं होता। इसी तरीके से हम ये कैसे नापें कि कोई देश बहुत अमीर है और कोई देश बहुत गरीब? ऐसा क्या पैमाना है जिससे हम ये नापें कि कोई देश बहुत अच्छा है, विकसित है, और कोई देश अभी गरीब तबके का है? यहाँ पर हम बात करेंगे एक नए वर्ड की, जो आपने शायद सुना होगा, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय। अब ये प्रति व्यक्ति आय या औसत आय होती क्या है? हम किसी देश में कि कोई देश कितना अमीर है या विकसित है, ये जानने के लिए हम ये देखते हैं। मान लीजिए किसी देश की कुल आय है 8 करोड़, किसी देश की कुल आय है 8 करोड़, और वहाँ की जो जनसंख्या है मान लीजिए है 80,000। तो इस 8 करोड़ को हम 80,000 से हम इनको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, हमें प्राप्त होगा 10,000। तो जो 10,000 है ये उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहलाएगी, ठीक है। यानी कि वो व्यक्ति साल में 10,000 रुपये कमाता है। असल में तो कोई 10,000 रुपये नहीं कमाता, लेकिन ये जस्ट उदाहरण दिया जा रहा है ताकि आप समझ सकें। तो ये होती है प्रति व्यक्ति आय। तो क्या सिर्फ प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ही हम ये जान सकते हैं कि कोई देश कितना अमीर है?
ऐसे बहुत से देश हैं जो बहुत अमीर हैं, मिलिट्री में है, पावरफुल हैं, पैसा है, लेकिन फिर भी उस देश की जो बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं होती लोगों की। शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं है, स्वास्थ्य तक उनकी पहुंच नहीं है, जीवन शैली अच्छी नहीं है। तो क्या ये देश अच्छे से विकसित है? नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, शायद मिलिट्री में इतने पावरफुल ना हो, लेकिन यहाँ की जीवन शैली बहुत अच्छी है और इसी वजह से यहाँ का प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी है। और यहाँ पर अगर हम देखें मानस विकास सूचकांक यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा यहाँ की जो जीवन शैली है वो उत्तम श्रेणी की मानी जाती है। देखिए विश्व बैंक क्या कहता है? विश्व बैंक कहता है कि जिस व्यक्ति की या जिस देश में किसी व्यक्ति की प्रतिवर्ष आय 12,056 $US है, तो वो देश जो है वो समृद्ध है, विकसित है। और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 995 $US से कम है वो निम्न आय वाला देश है। तो भारत किस कैटेगरी में आता है? तो सन 2017 के अनुसार भारत में 1820 प्रतिवर्ष $US जो आय है जिसकी, तो वो मध्य वर्ग की कैटेगरी में आता है। भारत एक मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो सैलरी है वो 1820 $US प्रति वर्ष है। $US बोला गया है, रुपए नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भारत जो है इसीलिए मध्य आय वर्ग की श्रेणी में आता है। अब यहाँ पर आप एक टेबल देखेंगे। इस टेबल के ज़रिए हम ये जानेंगे कि औसत आय कैसी होती है और किन किन देशों में किस तरीके से फैली हुई है। देखिए यहाँ पे दो देशों के उदाहरण दिए हुए हैं, एक देश ये है और एक देश ये है। देश का में हम देखते हैं जो सैलरी है, मान लीजिए 5 लोग रहते हैं तो उनकी मासिक आय है 9,500, 10,500, 9,800, 10,000 और 10,200। इनका औसत निकलता है, इनको टोटल करें तो 50,000 आता है। देश खा में देखें तो पहले आदमी की जो मासिक आय है 500, 500, 500, 500 और पाँचवें व्यक्ति की सीधे 48,000। 48,000, ये तो बहुत अंतर है। जी हाँ, ये देखिए कितना अंतर है। ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर कुछ लोग तो बहुत गरीब हैं और कुछ लोग बहुत अमीर हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि आप किस देश में जाना चाहेंगे, तो आपका जवाब होगा कि मैं देश खा के 5वां व्यक्ति बनना चाहता हूँ। इसकी आय 48,000 प्रति माह है। तो आपको क्या लगता है कि आप ये सही कर रहे हैं? बाकी लोगों को देखिए कितनी कम आय है और आपकी कितनी ज़्यादा। तो इस तरीके से क्या कोई देश विकास कर सकता है कि आपका तो विकास हो रहा हो लेकिन दूसरे का विकास नहीं हो रहा? अब देश का की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबकी आय में एक औसत आप देखेंगे तो कुछ ही रुपयों का अंतर है। 10,000, 9,000, 8,000, 11,000 इस तरह से सैलरी है। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है कि संसाधनों पर सबका नियंत्रण है और सबके पास बराबर आय पहुँच रही है। ये भी 50,000 है देश का और देश खा भी 50,000 है, लेकिन अच्छी जीवन शैली देश का की होगी क्योंकि देश का में सबके पास बराबर रुपए पहुंच रहे हैं। अब हम इस पोस्टर पे आते हैं। ये जो ड्राइंग बनी हुई है आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने 4 कुर्सियाँ बनाई हैं और यही 5 व्यक्ति इन चारों कुर्सियों का यूज़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ उस तरफ देखिए 6 कुर्सियाँ हैं, बनाने वाले 4 हैं और उन चारों को सिर्फ 2 कुर्सियाँ मिली और एक व्यक्ति जो बहुत संपन्न है, अमीर है, उसको 4 कुर्सियाँ मिली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्षमता है कि वो उन कुर्सियों को खरीद सके। लेकिन क्या ये सही है कि एक ही व्यक्ति सारे संसाधनों का उपयोग कर ले और दूसरों के लिए कुछ भी ना बचे? जस्ट बिकॉज कि उसके पास बहुत पैसा है वो सारे संसाधनों का दोहन खुद ही कर ले? नहीं, ये गलत है। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर गरीब और अमीर के बीच में बहुत लंबी खाई है। कुछ बहुत अमीर हैं और कुछ बहुत बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो अच्छा देश वो है जहाँ पर गरीब और अमीर के बीच की जो दूरी है वो कम है और संसाधनों पर सबका सही उपयोग हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं भारत की ओर। भारत के राज्यों की तरफ हम देखें तो यहाँ 3 टेबल दी हुई हैं। पहले में है शिशु मृत्यु दर, यानी कि 1,000 प्रति जो बच्चे हैं कि एक साल में जो बच्चे एक पैदा हुए हैं उनमें 1 वर्ष के अंदर कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है। तो हरियाणा में 30, केरल में 10 और बिहार में 35। उसी तरीके से दूसरे टेबल में है साक्षरता दर की परसेंटेज। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 82% है, केरल में 94 जो कि अब 94 से 100 हो चुका है और बिहार में 62 है।
उसी तरीके से 14 से 15 वर्ष की आयु तक कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं और वो टिके रहते हैं। हरियाणा में 61, केरल में 83 और बिहार में 43। तो बिहार में तो हर चीज़ काफ़ी कम है। यहाँ हम देखें तो बेहतर स्थिति में है केरल। लेकिन अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से बेहतर है। लेकिन हम यहाँ पे फिर मैं बोल रही हूँ, हम सिर्फ आय पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर लोगों की जो स्वास्थ्य है और जो शिक्षा है उसको भी महत्व देंगे। तो उन तीनों के हिसाब से केरल भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी अच्छी स्थिति में है और इस वजह से केरल काफ़ी अच्छा विकास कर रहा है। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक सुविधाओं की। सार्वजनिक सुविधाओं में अच्छा आप मुझे बताइए बच्चों, क्या आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं? कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ शायद। अच्छा मुझे बताइए, क्या आप पैसों से प्रदूषण मुक्त वातावरण खरीद सकते हैं? बिना मिलावट की दवा खरीद सकते हैं? साफ हवा खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। तो ऐसी चीज़ें जो आप पैसों से नहीं खरीद सकते उनका महत्व तो ज़रूर है, लेकिन हम उन महत्व को दरकिनार कर देते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जब हम बात करते हैं समूह में रहने की, अपने आसपास के लोगों के साथ रहने की, तो अच्छा विकास होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का। अगर आप घर में पढ़ाई करते हैं, जैसे कि इस समय आप कर रहे हैं अपने घरों में पढ़ाई, क्या उतनी अच्छी पढ़ाई आपकी हो पा रही जितनी स्कूल में होती है? हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा स्कूल में जाए ताकि उसका चौतरफा विकास हो सके, वो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी और अन्य गतिविधियों में भी अच्छे पार्टिसिपेट करे, उसका अच्छा से विकास हो, उसको अच्छा माहौल मिले। इसलिए हर माँ बाप चाहेंगे कि उसके घर के आसपास कोई निजी स्कूल या सरकारी स्कूल हो जहाँ पे उनका बच्चा पढ़ना जा सके। और बहुत से लोगों को ये लगता है कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और इन प्रकार की सुविधाएं भी देनी चाहिए जिनसे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। तो ये सारी चीज़ें आप अकेले नहीं कर सकते, आप अपने समुदाय में रह के ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। समुदाय में, समाज में रहकर ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ अपने विकास का ना सोचें, समुदाय के विकास का ज़रूर सोचें। अब यहाँ पर 2 चीज़ें दी गई हैं जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, स्कूल में कई बार आपका वेट किया जाता है, हाइट नापी जाती है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये देखा जाता है कि क्या बच्चे को सही पोषण तत्व मिल रहे हैं। ये होता है BMI के द्वारा, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। इससे क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि कोई भी बच्चा या व्यक्ति जिसकी हाइट उसकी वेट के बराबर है या नहीं, कि आपका वेट और हाइट सही कंपैरिजन में है कि नहीं। मान लीजिए आप क्लास में एक 15 साल की लड़की है लेकिन उसकी हाइट 15 साल के बच्चे की तरह नहीं है, तो इसका मतलब है उसका BMI गड़बड़ है, उसकी हाइट और होनी चाहिए थी, उसको उतने अच्छे पोषक तत्व नहीं मिले हैं। तो ये जो BMI है आप अपने किसी भी ऐप से नाप सकते हैं कि आपका जो वेट है और आपकी हाइट है, आप सही मात्रा में उसको डालेंगे जब, तो एंटर करेंगे तो आपको आपका BMI मिल जाएगा। तो किसी भी कंट्री के लिए उसके लोगों में BMI सही होना बहुत ज़रूरी है। बगल में आप यहाँ पे देख सकते हैं मानव विकास सूचकांक यानी मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये लोगों के बेहतर स्वास्थ्य, शैक्षिक स्तर और उनकी जो आय है इनके बारे में बताता है। तो वो एक मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है जिसमें वो देशों की तुलना करता है कि उनकी शैक्षिक स्तर कैसा है, उनके स्वास्थ्य कैसा है और प्रति व्यक्ति आय। ये 3 स्तंभ है जिनके द्वारा किसी भी देश का उनका रिपोर्ट जारी किया जाता है। जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड आते हैं बच्चों, उसी तरीके से हर देश का मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। ये देखा जाता है कि हर देश की जीवन शैली कैसी है और वहाँ पर बेसिक नीड्स कितने लोगों तक पहुँच पा रही है। सिर्फ आय नहीं, शैक्षिक स्तर और उनका स्वास्थ्य भी जोड़ा जाता है। देखिए, हम अपने पड़ोसी देश यानी श्रीलंका से थोड़े से ही पीछे हैं, लेकिन पीछे ज़रूर हैं। हम म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से तो आगे हैं, लेकिन छोटा सा देश श्रीलंका हमसे कहीं ज़्यादा आगे है। ये जो है ये इसलिए है क्योंकि भारत की आबादी बहुत है और उस आबादी के मुकाबले में यहाँ सुविधाएं जो हैं थोड़ी कम हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यानी जो अगला टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें जो हमारे पास आज हैं मौजूद हमारे एनवायरनमेंट में, उनका हम इस तरीके से प्रयोग करें कि हम आने वाली भावी पीढ़ी के लिए वो छोड़ सकें।
कहा जाता है कि हमने जो अपने पूर्वजों से लिया है, कहते हैं कि मिट्टी, ज़मीन, पानी हमारे पूर्वजों, नहीं, ये हमें इस तरह से इसका उपयोग करना है ताकि ये हमारे बच्चों को अच्छे से मिल सके, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे से इसको हम छोड़ सकें। ये हम पे उधार है कि हम उनके लिए चीज़ें छोड़ के जाएं। लेकिन बहुत से वैज्ञानिक हमें चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का जो धारणता का जो अवधारणा है, इसका ठीक तरीके से प्रयोग नहीं किया जा रहा है। भारत में या अन्य जगह पर भूमिगत जल बहुत डाउन हो चुका है, जिससे कि हर जगह सूखा पड़ जाता है और पानी की कमी, किल्लत देखने को मिलती है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत बुरी तरह किया जा रहा है, जैसे कि हम जो हमारे नेचुरल जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसका हम इतना बुरी तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाएंगे, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, या आने वाले जो लोग हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे जब हम ही सब इन चीज़ों का प्रयोग कर लेंगे। तो आज के समय में, जिस समय मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इस समय हम सब अपने घरों में हैं। कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ अपने संसाधनों का दुरुपयोग किया होगा, या कुछ ऐसा किया होगा जिससे कि प्रकृति हमारे साथ ऐसा कर रही है। लेकिन हमें मिलजुल कर इन चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है और अपने आने वाले भविष्य की अच्छी कल्पना करनी है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इसमें जो बातें मैंने समझाई हैं उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ठीक तरीके से करिएगा। किसी तरह की जो हमारे जो पर्यावरण में जो गिरावट आ रही है उसको अच्छे स्तर पर लेके आना है, और बहुत सारे जो विकास की धारणता है इसको हमें अच्छे से अपने आगे आने वाले लोगों के लिए छोड़ के जाना है। और मैं आशा करती हूँ आप मेरे इस जो मैंने बातें कही हैं इससे अग्री करेंगे। अगर आपको सही लगता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो कृपया से लाइक, शेयर एंड कमेंट। नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे को इसी तरीके से सब्सक्राइब करके अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।